हेलो एवरीवन। तो आपको पता होगा कि हम एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इससे आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है। तो क्वेश्चन जब मैं पढ़ती हूँ तो उसके बाद आप वीडियो पॉज करके अपने आप से खुद से आंसर देने की कोशिश भी कर सकते हैं। उससे आपको भी अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियां हैं। सूचियों के बारे में पूछा गया है, लिस्ट के बारे में। तो भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं? सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखिए इन लिस्ट में कितने कितने विषय हैं। 100 विषय हमारे आते हैं यूनियन लिस्ट में, यानी कि 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 61 विषय हमारे आते हैं स्टेट लिस्ट में। राज्य स्टेट जो है 61 विषयों पर कानून बना सकता है। और 52 इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अधिकार क्षेत्र में ये 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। यहाँ देखिए 97, 66 और 47। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे। यूनियन लिस्ट में 97 थे, 66 सब्जेक्ट हमारे थे स्टेट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में हमारे थे 47 सब्जेक्ट। अब देखिए ये तो सूचियों के बारे में पूछा गया है। सूचियाँ किसके अंडर आती है? सूचियाँ हमारी आती है अनुसूची के अंडर। कौन सी अनुसूची? ये 7वीं अनुसूची में आती है। और कुल हमारे पास अनुसूचियाँ, शेड्यूल कितने हैं भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियाँ। कुल 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है, इसमें 3 सूचियों के बारे में बात की गई है। इसमें क्या है? अब देखिए जो ये 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जापानी शब्द सुनामी का अर्थ है, इसका अर्थ है बंदरगाह की लहरें। नेक्स्ट है, मंगल पांडे किसके सिपाही थे? तो देखिए मंगल पांडे जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अब देखिए मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। उसमें जो है मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। इसमें वे भर्ती हुए थे। तो इन्हें जो है 1857 के विद्रोह में पहला शहीद भी माना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में 19 जुलाई 1827 को एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये 18 वर्ष की अवस्था में सैनिक के रूप में ब्रिटिश इंडिया कंपनी में शामिल हुए थे। और 29 मार्च 1857 ईस्वी को, कब की बात है? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से इनकार कर दिया था। तो लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? मंगल पांडे ने। फलस्वरूप जो है इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया था? मंगल पांडे को गिरफ्तार किया था। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी थी। इससे पहले मंगल पांडे ने, जब उनको फांसी नहीं हुई थी, उससे पहले एक नारा दिया था। वो कौन सा नारा था? हल्ला बोल। नेक्स्ट है, लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो ये 7 वर्ष तक अगर लगातार आप देश से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 में, और भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ये याद रखना है। भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में कहा गया है। कितने आर्टिकल में? 5 से 11 के बारे में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च
1930 को आरंभ हुआ था। अब देखिए 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। इसे नमक मार्च या फिर नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। 12 मार्च को गांधी जी साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ दांडी तक, जो कि 322 किलोमीटर दूर है साबरमती से, की पैदल यात्रा पर निकले। यही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार था, ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। किसी अन्य द्वारा नमक बनाना जो है कानूनी अपराध माना जाता था, गैर कानूनी माना जाता था। गांधी जी ने इस कानून की अवज्ञा करते हुए समुद्र के जल से वाष्पीकरण करके बने नमक को अपनी मुट्ठी में उठाया और नमक कानून तोड़ा। तो ये ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा का जो है पहला कदम उठाया था गांधी जी ने। इसके बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव ए.ओ. हयूम थे। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हयूम ने। व्योमेश चंद्र चटर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। जब कांग्रेस पार्टी बनी तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। और जे.बी. कृपलानी स्वतंत्रता के समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी कब थे? स्वतंत्रता के समय। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। आईएनसी की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड डफरिन। अब देखिए बदरुद्दीन तैयब जी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू भी पहली महिला अध्यक्ष थी, मगर ये भारतीय थी। एनी बेसेंट जो है बाहर से थी, इसलिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आएगा तो सरोजिनी नायडू आएगा। अगर पहली महिला अध्यक्ष आएगा तो एनी बेसेंट आएगा। अब देखिए जॉर्ज यूल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है? कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को सौंपता है, उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष जो है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। इसमें है अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट है रैत। रैत शब्द का अर्थ है, रैत का अर्थ है अ फार्मर यानी कि किसान। रैतवाड़ी सिस्टम 1820 में आया था और एलेक्जेंडर रेड और सर थॉमस मुनरो ने ये शुरू किया था। बॉम्बे, मद्रास, असम और बुरना जो कि म्यांमार में है, इन जगहों पर ये रैतवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया था। रैत मीन्स किसान। इसमें किसान डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। फिर है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो परमानेंट सेटलमेंट, इसमें परमानेंट सेटलमेंट होता था किसमें? जमींदारी सिस्टम में। अब देखिए पेजेंट्स, जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट
किसान होता था वो ज़मींदार की भूमि जोतता था और ज़मींदार भूमि का मालिक होता था, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है टैक्स देते थे। नेक्स्ट है महलवाड़ी सिस्टम 1833 में। तो फ्रांसिस हेस्टिंग्स एंड रॉबर्ट मार्टिन बर्ड, इन दोनों ने जो है महलवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की थी 1833 में। महलवाड़ी सिस्टम का मतलब है कि एक विलेज को महल माना जाता था और उस महल का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करके जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। नेक्स्ट देखिए फेमा। फेमा क्या है? FEMA, इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था और पार्लियामेंट में 29 दिसंबर 1999 को पास हुआ था। इसने फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया था। यह विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। नेक्स्ट है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? वो कौन भारतीय थे? तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था, और कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की लड़की थी। और इसके साथ देखिए अब 2023 का पूछ सकते हैं करंट में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है। क्यों मिला है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए जो है बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत थी? क्वेश्चन पूछने का पता नहीं क्या तरीका दिया है इसमें। तो इसमें हो सकता है कि स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के वायसराय थे, और टाइम पीरियड कब से कब तक था? मार्च 1947 से जून 1948 तक। और यही आंसर की में भी आंसर दिया हुआ है। फिर है MRP। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP इज़ द हाईएस्ट प्राइस। ये मैक्सिमम प्राइस होता है जिस पर जो है प्रोडक्ट को बेचा जाता है। इससे ज़्यादा प्राइस प्रोड्यूसर या सेलर जो है कंज्यूमर से नहीं ले सकता है। इट इज़ जनरली प्रिंटेड एट द प्रोडक्ट लेवल, और पैकेजिंग पर ये लिखा होता है, और इसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होते हैं। और द MRP इज़ डिटरमाइंड बाय मैन्युफैक्चर एंड सेलर प्रोडक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और सभी प्रॉफिट इसमें इंक्लूड करके MRP निर्धारित किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए कौन सा देश मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम है? तो इन चारों में प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम देश है श्रीलंका। श्रीलंका का कौन सा स्थान है? 78। अगर प्रथम रैंक पूछी जाए तो प्रथम रैंक इस बार है स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड। अब देखिए भारत और इसके पड़ोसी देशों को अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक इस बार 134 है। कितना है? 134, और अंक है 0.644। इंडिया से पहले और इंडिया के बाद देखिए कौन कौन से देश हैं। इंडिया से पहले है बांग्लादेश, बांग्लादेश से पहले भूटान, भूटान से पहले श्रीलंका, और सबसे अच्छी कंडीशन जिसकी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो है चाइना। चाइना जो है 75 नंबर पर है, श्रीलंका 78, भूटान 125 नंबर पर, बांग्लादेश 129 पर, फिर भारत, और उसके बाद नेपाल। भारत की रैंक इस बार 134 है, नेपाल की 144 है, और पाकिस्तान की रैंक सबसे खराब है 164 भारत के पड़ोसी। और कुल कितने देश थे? टोटल 193 देश इस बार लिए गए थे। और पिछली साल अगर देखेंगे तो पिछली साल 191 देशों में से भारत की जो है 135 रैंक थी।
तो इसमें देखिए इंडिकेटर इसमें कौन कौन से होते हैं। लॉन्जिविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स होता है, फिर एजुकेशन अटेनमेंट देखिए एजुकेशन इंडेक्स होता है, फिर लिविंग स्टैंडर्ड, ये मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख दिया गलती से, फिर से यहाँ पर आएगा लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड, तो लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे देखा जाता है, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNI, ग्रॉस नेशनल इंडेक्स से। तो इसके लिए ये 3 इंडिकेटर दिए हुए हैं। तो पिछली साल, अब जीवन प्रत्याशा देखिए, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस बार के HDI में भारत में 67.7 वर्ष है कि इतने वर्ष लोगों की एज हो सकती है। फिर है शिक्षा के अपेक्षित वर्ष अगर देखेंगे तो 12.6 वर्ष हैं। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष कितना है, 6.57। फिर प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, 5.75 लाख। तो थीम अगर इस बार की देखेंगे तो थीम है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कॉरपोरेशन इन अ पैलराइज्ड वर्ल्ड, ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है, तो वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल। यहाँ देखिए पहली परत है क्षोभ मंडल जो 18 मीटर की ऊंचाई पर है धरती से। दूसरी परत है समताप मंडल जो 18 मीटर नहीं 18 किलोमीटर। फिर समताप मंडल 50 किलोमीटर के ऊपर। फिर है मध्य मंडल 80 किलोमीटर के ऊपर। फिर है आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर। उसके बाद आता है 400 के ऊपर बाह्य मंडल आता है। नेक्स्ट देखिए आईने अकबरी, इसके लेखक कौन है, तो ये अबुल फजल ने लिखी है। देखिए अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल में 3 खंडों का इतिहास लिखा है जिसका नाम रखा था अकबरनामा। तो प्रथम खंड में अकबर के पूर्वजों से संबंधित वर्णन है। द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया है और तीसरे खंड में जो है अकबर का प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य का भूगोल, इससे संबंधित चीज़ें लिखी गई है। तो अबुल फजल जो है दीन इलाही धर्म जो अकबर ने शुरू किया था उसकी मुख्य पुरोहित भी अबुल फजल था। फिर है मताधिकार, राइट टू वोट कौन सा अधिकार है, तो मताधिकार हमारा ये पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। इसमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने या फिर उनमें शामिल होने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र के लेखक कौन था, तो ये सबको पता होगा कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कौटिल्य को कहा जाता है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो राजनीति से संबंधित थी। और देखिए कौटिल्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी कौटिल्य को ही बनाया गया था। फिर देखिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, मुगल शासक, मुगल एम्पायर कब तक प्रभावशाली था, 1707 तक। और 1707 में जो है औरंगजेब जो मुगल एम्पायर का शक्तिशाली शासक था वो 1707 तक था। इसके बाद भी मुगल एम्पायर रहा मगर वो शासक उतने प्रभावशाली नहीं हुए थे, इसलिए 1707 तक ही मुगल एम्पायर को पढ़ा जाता है। अब इसमें देखिए टाइम पीरियड कब तक था, 1526 से लेकर 1707 तक मुगल एम्पायर का। तो इसमें अगर सीक्वेंस देखेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। और सबसे ज़्यादा शासन किसने किया है, सबसे ज़्यादा समय तक अकबर और औरंगजेब ने 49 ईयर्स तक शासन किया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है और रोहतांग दर्रे से ही इसके पास झील है
ब्यासकुंड और वहाँ से ब्यास नदी का भी उद्गम स्थल यहाँ पर है। तो उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी के घास स्थल पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में पंपास घास स्थल पाए जाते हैं। और स्टेपी अगर देखेंगे तो स्टेपी सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। डाउन्स को अगर देखेंगे तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता किसे कहते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर है जो उत्पाद को खरीदता है, खरीदने वाला कंज्यूमर होता है, और जो उत्पाद को बनाता है, प्रोडक्ट मेकर, उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। नेक्स्ट है, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका मुख्य मुद्दा था फिशिंग राइट्स। देखिए, तवा जलाशय कहाँ पर है? ये जलाशय भारत में तवा नदी पर है, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। तवा जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाता है। किसके बीच में? बोरी वन्यजीव अभयारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीच में। तो तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का संघ है। इसने अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ना जारी रखने के अधिकार की मांग की थी तवा मत्स्य संघ ने, और 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तवा बांध से विस्थापित हुए लोगों को जलाशय के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने का फैसला किया था। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम, बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का शासक था। बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद ने बचपन में जो है एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। वह उस समय जो है बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बख्तियार खां लोहानी ने जो है शेर खां को उपाधि प्रदान की थी, यानी कि फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर खां ने क्या क्या शुरू किया? देखिए, चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर खां ने जारी करवाया था, और कबूलियत और पट्टा प्रथा शुरू करवाई थी, और ग्रैंड ट्रंक रोड इसकी मुरम्मत करवाई थी, और डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था। इसके बाद 1545 में पाटलिपुत्र को पटना नाम पुनः दे दिया था। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी, ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। नेक्स्ट देखिए, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो ये 1929 में आई थी, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। 1929 में जो है यूएसए के स्टॉक मार्केट में क्रैश हो गया था, शेयर के प्राइसेस बहुत कम हो गए थे। तो फेडरल बैंक ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया था। इससे लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई थी। लोग जो है बैंकों से लगातार पैसे निकाल रहे थे, तो इससे क्या हुआ? उत्पादन भी नहीं हो रहा था, लोगों को उधार नहीं मिल रहा था, राष्ट्रीय उत्पादन कम हो गया था, और इससे बेरोजगारी बढ़ गई थी। बैंक भी फेल हो गए थे स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से। तो ये सिचुएशन कैसे आई थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस वक्त जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट वो कहाँ से इंपोर्ट करते थे? यूएसए से। जब यूएसए से वो प्रोडक्ट की डिमांड करते थे, तो यूएसए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता था। यूएसए में बूम की सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, बूम की सिचुएशन आ गई थी। मगर जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो यूएसए ने इतना ज़्यादा इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा फैला दिया था, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पर कर दिया था। युद्ध ख़त्म होने के बाद जब यूरोप में डिमांड कम हो गई, तो क्या हुआ? वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, जो कंपनियाँ थी, उनको लॉस होने लगा। जब लॉस होने लगा तो एक वॉल स्ट्रीट कंपनी है, ये कोलैप्स हो गई थी, शेयर मार्केट कंपनी। तो इसके कोलैप्स होने की वजह से क्या है? लोगों का इन पर से विश्वास उठ गया कि अब ये कंपनियाँ, इनके शेयर गिर रहे हैं, इनके शेयर नहीं उठेंगे। तो इस वजह से लोगों ने जो है डर के कारण पैसा बैंकों से निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को अविश्वास हो गया था कि अब स्थिति सुधरेगी नहीं। तो पैसा निकालने से यूएसए में भी डिमांड कम हो गई थी, और
इसके साथ ही यूएसए से अदर लोगों का भी बहुत लेन देन था, तो इसकी वजह से दूसरे देशों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो इसी वजह से जो है इसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो इसका आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन, जयप्रकाश नारायण ने इसे शुरू किया था। सबसे पहले जो है बिहार पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 में इसे शुरू किया गया था। तो इस संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां हैं। देखिए कौन कौन सी हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। तो ये सब क्रांतियां इसके अंडर आती है, इसीलिए ये संपूर्ण क्रांति कहलाती है। और जयप्रकाश नारायण क्या थे? वो गांधीवादी नेता थे। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे लाल बहादुर शास्त्री। पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू। देखिए पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कुछ वक्त के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। वे भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। 1964 में नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट है, नानावती आयोग किससे संबंधित है? तो ये सिख विरोधी दंगों से संबंधित है। सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? जब 1984 में इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, 2 सिख, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन दोनों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। तो इसके बाद जो है सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे और 1984 में निर्दोष सिखों की हत्या हुई थी। तो उस हत्या की जांच के लिए न्यायमूर्ति जीटी नानावती आयोग की नियुक्ति की गई थी और 2000 में ये नियुक्ति की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीटी नानावती। एंटी ब्रिटिश रॉयट्स 1984 में जो हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में 4th आम चुनाव कब हुए? चौथे जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो ये हुए थे 1967 में। 1967 में 4th आम चुनाव हुए थे। कब से कब तक हुए थे? 17 से 21 जनवरी 1967 तक ये हुए थे। 17 से लेकर 21 फरवरी, जनवरी नहीं है फरवरी। पहला आम चुनाव अगर देखेंगे तो पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। और अब जो लास्ट जो इलेक्शन हुए थे वो था 17वां आम चुनाव। कब हुआ था? 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच में। और अब जो नेक्स्ट मई में इलेक्शन होने वाले हैं वो हमारा हो गए 18वें चुनाव, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री GV मावलंकर थे और वर्तमान अध्यक्ष हम देखेंगे तो ओम बिरला अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं लोकसभा के। नेक्स्ट है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस रेत में जो है थोरियम पाया जाता है, थोरियम नामक खनिज। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं। वेद जो है, वेदों में भगवान के द्वारा बोला गया ज्ञान है और महर्षि वेद व्यास ने इसको शब्दों में लिखा है। तो इसी तरह से वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं।
नेक्स्ट है यजुर्वेद, यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का संगठन इसमें है। इसको गद्य और पद्य दोनों तरह से बोला जाता है, पढ़ा भी जाता है और गाया भी जाता है। सामवेद, साम का मतलब है गान, गाना, यानी भारतीय संगीत का जनक इसी सामवेद को माना जाता है। फिर है अथर्ववेद, सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन इसी अथर्ववेद में है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।